तो आज मैं मैप के ज़रिए आपको काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस के बारे में बताऊंगा और बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उनके बारे में, कुछ प्राचीन शहरों के बारे में जो काफ़ी फेमस हैं। देखो, वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे देखा जाए तो हान यानी चाइनीज़ सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामियन हो गई, ये वाली हो गई, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब बहुत सारी सिविलाइजेशन उस समय थी जो धीरे धीरे डेवलप हुई और धीरे धीरे उनका एंड भी हो गया। तो एक तरीके से देखें तो एक पैटर्न सा बन जाता है सिविलाइजेशन का, एक ही लाइन में है सिविलाइजेशन सारी, और मोस्टली जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो इसी लाइन में थी। अब जैसे इंडियन सिविलाइजेशन की बात की जाए, इंडियन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उस पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इंडिया की तरफ जूम करने पर हमें पता चल रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कुछ इस एरिया में आप इसको लोकेटेड मान सकते हो। ये पूरा जो एरिया है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का था उस समय, पूरा एरिया। और इसमें जो महत्वपूर्ण नगर जो मिले हैं वो इसी इलाके में लगभग मिले हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी ओल्ड सिविलाइजेशन मेन इसमें मान सकते हैं अपन। ये पूरा इलाका हड़प्पन सिविलाइजेशन का था उस समय। और बाकी और भी कहीं पे अपन डिटेल से देखें तो एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, दजला फरात जो नदियाँ थी, टिग्रीस वगैरह, उन पे जो बगदाद वगैरह अभी जो शहर है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ वो मेसोपोटामियन सभ्यता मिलती थी। और हिस्टोरिकली ये माना भी जाता है कि इनका संबंध इन सभ्यताओं से है। और ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहीं से इनका व्यापार होता था इंडिया के थ्रू। अभी आगे गुजरात पोर्ट से ये कनेक्ट थी, यहाँ से यूँ गल्फ ऑफ हॉर्म्यूज और पर्शियन गल्फ से आगे जाके इस कॉन्टैक्ट रहता था। उस ज़माने में वैसे ये पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको पूरा इंडिया ही बोला जाता था। और ये टेरेन काफ़ी खतरनाक होते हुए भी। और जो फर्स्ट टाइम जो इंडिया को एक तरीके से इंडिया का जो मार्ग डिस्कवर किया था वो भी देख लेते हैं अपन। वो भी स्टोरी कुछ बहुत अच्छी है। देखो इसमें यहाँ जो ये पूरा यूरोप है, यूरोप का पहले ट्रेड हुआ करता था यहाँ से डायरेक्ट, ये जो सीरिया है, अमन है, यहाँ के कंट्री से यूँ सिल्क रूट के जरिए, जो सिल्क रूट जाया करता था इंडिया के ऊपर से जाया करता था, तो उस सिल्क रूट का कुछ पार्ट इंडिया में भी आता था, तो यहाँ का इधर की तरफ होता था। या जो अरेबियन व्यापारी है वो यहाँ से लेके कपड़ा या कुछ भी लेके इधर की तरफ ट्रांसफ़र किया करते थे। इस तरह से यहाँ से यूरोप में इंटर होता था इंडियन कपड़ा या इंडियन मार्केट यूरोप में इंटर होता था। लेकिन बाद में जब ये टर्किश एम्पायर है, टर्किश एम्पायर जिसको अपन ओटोमन एम्पायर भी बोलते हैं, इसने इस पूरे रीजन पे को अपने कंट्रोल में ले लिया एक तरीके से। देखो मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये जो टर्किश इन्वेंशन है ये यहाँ से एक तरीके से मान लो यहाँ वाला इलाका तो इन्होंने पूरा कंट्रोल में लिया ही, और यहाँ वाला भी पूरा इनके ही कंट्रोल में था। ये जो इलाका इनके कंट्रोल में हो जाने के कारण यूरोप का डायरेक्ट कांटेक्ट विद इंडिया बिल्कुल कट हो चुका था। यूरोप का कट होने से यहाँ जो एज आई, यानी यहाँ पे जो अच्छे अच्छे आर्टिशियन थे वो यहाँ चले गए, तो यहाँ पे एक पुनर्जागरण की एज जरूर आई। और उसके अंदर फिर इन लोगों ने इधर से इनका मार्ग जो अवरुद्ध हो गया, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लगान वगैरह लिया जाता था, तो इनका कॉन्टैक्ट इंडिया और चाइना से लगभग कट ही गया था। तो इस कॉन्टैक्ट को करने के लिए इन्होंने, जो यहाँ के शासक थे, जो यहाँ के थे, उन्होंने कुछ नया एक मार्ग ट्राई करने की कोशिश की। तो ये स्पेन जो है, पोर्टुगीज़ जो है, ये कंट्री से ये जहाज़ लेके निकला करते थे समुद्र के किनारे किनारे और यहाँ पे सारे। और इनका जो मेन टारगेट था वो यहाँ से यहाँ तक होते हुए इंडिया की तरफ से एक नए मार्ग की खोज करना। यहाँ कैप ऑफ गुड होप को तो इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। कैप ऑफ गुड होप से आगे ये चल के और फिर इस जगह कोलंबस पहली बार इंडिया में प्रवेश किया, क्योंकि यहाँ पे उसे कई सारे अरेबियन व्यापारी भी मिल गए थे जिन्होंने इस मार्ग को बताया था। तो ये कोलंबस का जो एंशिएंट मार्ग था वो यहाँ से होके यूँ था। और फिर धीरे धीरे जब यहाँ से ट्रेड बढ़ने लगा यूरोप और इंडिया से, तो यहाँ पे ये नया जो स्वेज कैनाल बनने से यहाँ का रास्ता यूँ करके शॉर्ट हो गया था। तो इंडिया एक उस समय इंपॉर्टेंट कंट्री थी जहाँ मसाले भी होते थे, कई सारी चीज़ें भी होती थी। और एक तरीके से ये जो है इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इनसे व्यापार करने के लिए यूरोप को यहाँ का मार्ग बहुत ही सूटेबल रहता था। इस मार्ग द्वारा वो आते थे। इस प्रकार है। और एक जो यात्री थे, वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, बट यहीं पुर्तगाल से एक यात्री इंडिया की खोज में निकले थे, और वो इंडिया की खोज में निकलने पर वो अमेरिका पहुंच गए। इनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकले थे, पर वो गलत डायरेक्शन लेने की वजह से वो अमेरिका पहुंच गए। और एक तरीके से अमेरिका उतरने के बाद उन्होंने वहाँ के इंडियंस को रेड इंडियन नेम दिया। अमेरिका उतरने के बाद उन्होंने यहाँ के इंडियंस को नेम दिया रेड इंडियन, जो यहाँ पहले अमेरिका में पूरे विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। आज का जो अमेरिका है वो ये नहीं है। आज का जो अमेरिका में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, इटली, इन सब की पॉपुलेशन जो है वही निवास करती है। अभी जो भी ओरिजिन है इनका यही है। लेकिन पुराने ज़माने में जो यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी वो रेड इंडियंस थी। रेड इंडियंस जितने भी थे वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से यहाँ पे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। और इसी प्रकार
कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गए थे, यानी ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना इन पे कब्ज़ा कर लिया। कई सारी ने अल्जीरिया पे, जैसे फ्रांस ने अल्जीरिया पे कर लिया, माली पे कर लिया। इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो इन पे भी कंट्रोल कर लिया डच वगैरह ने। तो इस तरह से क्या है कि हर एक जगह को उन्होंने एक कॉलोनी के रूप में कर दिया। इजिप्ट पे इंग्लैंड के लोगों का कब्ज़ा था। तो इस तरह से उन्होंने कॉलोनी की तरह ट्रीट किया और एक कॉलोनी के रूप में डेवलप कर दिया। धीरे-धीरे ये कॉलोनीज़ है, इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लग गया। और एक्सप्लॉइटेशंस में देखो उस समय ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई दूसरे देश वगैरह थे। इसमें इंडिया भी उस समय एक तरीके से एक ब्रिटिश कॉलोनी था। पूरा इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में था। थाईलैंड वगैरह, यहाँ हांगकांग था, वो था। और यहाँ इंडोनेशिया पे भी फ्रेंच लोगों, वियतनाम पे फ्रेंच लोगों का राज था। इस तरह से क्या अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोगों का राज था। ये जैपनीज़ है, ये जैपनीज़ किंगडम जो कि 1940 के आस-पास बहुत अपने चरम पे था और इसने लगभग ये पूरा मंचूरियन एरिया और यहाँ का पूरा एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। चाइना को लगभग उन्होंने कब्जे में ले लिया। यहाँ के जितने आइलैंड्स थे उनको भी कब्जे में ले लिया था उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। और यहाँ से ये जर्मनी है, इसका एरिया भी बहुत एक्सपेंड हो गया था। तो एक तरीके से यहाँ से जापान, यहाँ से जर्मनी, ये एक तरीके, और यहाँ से इटली, ये एक तरीके से बहुत बड़े फोर्स के रूप में डेवलप हुए। यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की तरफ जो रशियन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनका रोल देखा जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का जो इन पे आक्रमण किया गया था, जर्मनी ने जो इनको इन्वेड करने की कोशिश की थी, वो उनका सबसे बड़ा गलत स्टेप साबित हुआ। तो एक तरीके से हम अब जूम करते हैं अपने इंडिया को जूम करने के बाद जो ये पटना है, मॉडर्न टाइम जो पटना है, एक्चुअली में इसका प्राचीन नेम था पाटलिपुत्र। ये जो था इंडिया का स्टार्टिंग का सेंटर पॉइंट था, जिससे इंडिया चारों तरफ के एरिया पे कंट्रोल रख सकता था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम सुना होगा, अशोक सम्राट, इन सब का ये प्राचीन किंगडम का मेन सेंटर पॉइंट ये पटना था। तो इसी प्रकार मैंने एक मैप के जरिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के प्रति एक रुझान दिया है और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हिस्ट्री मैप के जरिए समझना बहुत आसान होता है। इसी के साथ धन्यवाद।